बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, सबको कत्ल किया जाता है। इट्स लाइक ए जेनोसाइड। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी कि वहां के लोगों के बारे में एहतजाज करें, यूनाइटेड नेशन को जगाएं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या इजराइल और हमास के बीच जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? सवाल है कि अगर लड़ाई आतंकवाद से है तो फिर इस्लामिक जिहाद की धमकी क्यों दी जा रही है? सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रनीति एक है तो फिर देश को कौम के नाम पर कौन बांट रहा है? इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 12वां दिन है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल के दौरे पर पहुंचे। तेल अवीव की ये तस्वीरें जब बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। इधर उससे पहले ही ईरान ने इजराइल को हमास से जंग के नाम पर धमकी दे दी है। ईरान अब मजहब के नाम पर धमकी दे रहा है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी बंद नहीं की तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेस को रोक नहीं पाएगी। ईरान को आपत्ति थी, वो अपना नाम लेता, लेकिन पूरी मुस्लिम फोर्सेस के नाम पर क्या वो धमकी दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमास आतंकी संगठन है। फिलिस्तीन के नाम पर हमास का समर्थन करने वालों को आज बाइडेन ने भी जवाब दिया और कहा कि हमास ने मासूम लोगों का नरसंहार किया। फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है हमास, यानी हमास एक आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन का उससे कोई लेना देना नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल हमास युद्ध के नाम पर इस्लामिक जिहाद फैलाने की कोशिश हो रही है? फ्रांस में चंद दिनों पहले स्कूल में हुई घटनाओं पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है, सभी राज्य खतरे में हैं, यह आतंक का मसला है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को आईसिस से भी खतरनाक आतंकी संगठन बताया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास शैतान है, आतंकी संगठन है, हमास नए नाजी हैं, हमास आईसिस है और कुछ मामलों में उससे भी बदतर है, यानी उससे भी क्रूअल है, उससे भी खतरनाक है। ईरान जिस तरह मुस्लिम फोर्सेस के नाम की धमकी दे रहा है, उसी तर्ज पर भारत में भी कई सियासतदान इसे इस्लाम से जोड़कर अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। फिलिस्तीन के नाम पर कहानी गढ़ी जा रही है, जबकि अरब के कई मुस्लिम देश इस मामले पर तटस्थ हैं। वो तो शरणार्थी के तौर पर फिलिस्तीनी को अपने यहां आने भी नहीं दे रहे। फारूक अब्दुल्ला को इसी बात का अफसोस है, सुनिए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी कि वहां के लोगों के बारे में एहतजाज करें, यूनाइटेड नेशन को जगाएं। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको खत्म करो। उधर महबूबा मुफ्ती इजराइल के पलटवार को नरसंहार बता रही हैं, सुनिए उन्हें भी। तो बहुत अफसोस की बात है कि जो ट्रेजेडी जिव्स के साथ हुई थी हॉलोकॉस्ट में, उनके साथ जो नाजीज ने सलूक किया था, उससे बदतर सलूक आज वही जिव्स पैलेस्टाइन के साथ करते हैं। उस वक्त गैस चैम्बर इस्तेमाल होते थे, आज बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अस्पतालों के ऊपर बॉम्ब गिराए जाते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, सबको कत्ल किया जाता है। इट्स लाइक ए जेनोसाइड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दुनिया अभी तमाशा बन के देख रही है, जिसमें अमेरिका है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और अरब की कंट्रीज भी, जो ये दावा करते हैं कि हम जो है बहुत ही मुसलमानों का हमारा ख्याल है। हालांकि कि आज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जाग जाए और इस इशू को हमेशा के लिए रिजॉल्व करे। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि मुसलमान नहीं रुकेंगे। ईरान ने जो कहा उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, यानी ईरान कहना क्या चाहता है? सवाल यह भी कि आतंक से युद्ध तो इस्लामिक जिहाद की धमकी क्यों? हमास पर सॉफ्ट कॉर्नर और इजराइल के लिए इतने कठोर। सवाल यह भी कि जब राष्ट्रनीति एक है तो देश को कौन बांट रहा है? अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोहम्मद फैज खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता है, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। शादाब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप जरा मुझे समझाइए कि अगर ईरान ये कह रहा है कि मुस्लिम फोर्सेस रुकेंगे नहीं, मुसलमान रुकेंगे नहीं, इसके पीछे मंशा क्या है?
देखिए, दो चीजें बहुत ही स्पष्ट हैं। पिछले 80 सालों से फलस्तीन के लोगों पर जुल्म किया गया। पिछले 15 साल में 1.5 लाख सिविलियंस को मार दिया, जिसमें 33,000 बच्चे थे। और मारने वाले कौन? इजरायली टेररिज्म उसका जिम्मेदार है और इलीगल ऑक्यूपेशन है उनका, ये इन्वेजन है। और नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। भारत की राष्ट्रनीति स्पष्ट है कि हमने हमेशा फलस्तीन के समर्थन में वोट किया और आज भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार फलस्तीन के लोगों के लेजिटिमेट राइट के साथ खड़ी है, उनके अधिकारों के लिए खड़ी है। और जो कल अस्पताल पे हमला किया है वो इस बात को बताता है कि मानवता मर गई। और जो इजराइल के इस शैतानी कृत्य का समर्थन कर रहे हैं वो इंसान नहीं, वो शैतान है, वो हैवान है। दूसरी बात, फलस्तीन से न सिर्फ दुनिया के मुसलमानों का भी मसला है, बल्कि पूरी इंसानियत का जो मानवता और न्याय में विश्वास रखते हैं, हर किसी का मसला है। नहीं, शादाब, दो बातें हैं। एक तो आपने जो अस्पताल पर हमले की बात कही, प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी निंदा की है। और जरा ग्राफिक्स ला दीजिए, उसमें PIJ का नाम आया है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, इस संगठन का नाम सामने आया है। तो अभी सच्चाई आने दीजिए भाई। आप यहां बैठकर, हम यहां बैठकर नहीं जस्टिफाई कर सकते कि इस वॉर लाइक स्टेट में किसने कहां पर अटैक कर दिया, किसका रॉकेट कहां पर जाकर मिसफायर हो गया। कपिल जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल है, मानवता की बात है या कौम की बात है? बहुत सीधा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि ईरान कह रहा है कि मुस्लिम फोर्सेस, अगर मानवता की बात थी तो मुस्लिम फोर्सेस की बात कहां से आ गई? देखिए, फलस्तीन से दो तरह के रिश्ते हैं। मुसलमानों के दो रिश्ते हैं और मानवतावादी लोगों का एक रिश्ता है। हमारे दो रिश्ते हैं, मानव हितैषी रिश्ता है और दूसरा मेरे मजहब का इसलिए रिश्ता है कि अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल हरम का, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो ह्यूमैनिटी के लिए है। इनोसेंट सिविलियंस का उस रिश्ते के लिए हमास आपको कबूल है, उस रिश्ते के लिए शादाब चौहान के लिए हमास मुर्दाबाद नहीं है, PIJ मुर्दाबाद नहीं है। लेट मी कंप्लीट। क्योंकि कौम की बात है, क्योंकि रूहानी रिश्ते की बात है। अरे सुन लीजिए, आप एक कान खोल करके आप सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैंने ये बात स्पष्ट की कि M34 मिसाइल सिर्फ अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है और लिमिटेड कंट्रीज के पास है, वो किसी के पास है ही नहीं जो इस्तेमाल की गई है। और जो वो किया गया है, इजराइल जानबूझ करके अपने क्राइम को छिपाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहा है, और लेकिन पूरी दुनिया जानती है। और मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट किया कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम इजराइल के इस हमले का समर्थन नहीं करते। अरे छोड़िए, अब मैं आता हूं, शादाब मैं आ रहा हूं। हमला होगा, कपिल जी जो हथियारों की बात कह रहे हैं, जो हथियारों की बात करें, तो हमास के लोगों के पास अमेरिका के वेपन्स चले गए। वो अमेरिका के वेपन्स जो तालिबान में अमेरिका छोड़ के भागा था, तो हथियार किसके पास, किस मुल्क के पहुंच जाएं, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। हजार तरीके हैं। मेरा सवाल वो भी नहीं है। सवाल यह है कपिल जी कि मानवता या कौम की बात, मानवता या रूहानी रिश्ते की बात, क्या ईरान इसके बहाने मुस्लिम प्रोपेगेंडा, इस्लामिक जिहाद की धमकी नहीं दे रहा है? देखिए, मैं दोनों बातें कहूंगा, मानवता की बात और जो कौम की बात ये कर रहे हैं। और इनसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं उसके ऊपर। ईरान को लेकर के अमेरिका ने कितने सालों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो कौम कभी इस तरीके से उठ के खड़ी क्यों नहीं हुई कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध बंद किए जाने चाहिए? वही जो आज जॉर्डन में हो रहा है, या जो फिलिस्तीनी लॉस एंजल्स में या स्वीडन में या वो सब हो रहा है, ईरान के पक्ष में ये कभी क्यों नहीं हुआ? कौम को लेकर के, मजहब को लेकर के, कि ईरान का जो अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, ईरान में जो गरीबी फैल रही है, क्या वहां मुसलमान नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि वो शिया मुसलमान थे, इसलिए ईरान को दरकरार कर दो। दूसरी बात मैं इनसे पूछूंगा, चीन के अंदर, चीन उलगार मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? उनसे दास्ता करा रहा है, वहां मस्जिद तोड़ी जा रही है। क्या वैशीपन उनके ऊपर चीन नहीं कर रहा? पूरी कौम की कौम बदल दे रहा है वहां पे इस्लाम को लेकर के। उसके ऊपर फिर मजहब कहां चला जाता है? उस समय उसके ऊपर कोई क्यों नहीं आवाज उठाता जो आज मजहब की बात करते हैं? इसलिए मेरे ख्याल से भाई साहब, अगर मजहब और मानवता दोनों की बात करनी है तो अपने दिल पे हाथ रख करके एक तरीके से बात करिए। ये दोहरापन नहीं चलेगा कि ईरान को हम और इसको, हमास को उस पर तो सपोर्ट कर देंगे। और फिर मुझे एक बात बताइए,
अगर मानवता की बात है, ये महबूबा को भी आपने दिखाया अभी बोलते हुए, कश्मीर में जो हुआ उसमें मानवता कहां चली गई थी? और सुनिए, वो तो बात छोड़िए, 1970 के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानियों ने किया था बंगाली मुसलमानों के साथ, उस समय कौम कहां चली गई थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। जब कौम की बात और उसकी बात आती है तो उन्होंने कहा था मैं नस्ल बदल दूंगा। जवाब ले लेता हूं, फिर मैं सैयद जवाब आपके पास आ रहा हूं। उस समय कौम कहां चली गई थी मुसलमानों की? क्या बंगाली मुसलमान नहीं थे? और इसी के आगे एक और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो बहुत लोगों की आंखें खोलेंगी। शादाब, पहले अपनी बात रखिए। पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि चाहे जुल्म ईरान के मुसलमानों पे होगा, चाइना के पे होगा, बांग्लादेश के पे होगा, इंडिया पे होगा या कहीं भी होगा, हम लोग उसके लिए वॉइस रेज करेंगे। जहां मानवता को शर्मसार किया जाएगा, चाहे मणिपुर में होगा, यूक्रेन में होगा या दुनिया फलस्तीन में होगा या दुनिया के किसी कोने में होगा, हम वहां मानवता के साथ खड़े रहेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए। आप ये डिस्क्रिमिनेट करने का फॉर्मूला चला गया, लेकिन इजराइल से आपकी कौन सी संबंध है? अंग्रेजों, सुन लीजिए, कान खोल करके सुनिए, अंग्रेजों के ने उसको फलस्तीन को बचाया तो और कल लोग अंग्रेजों के साथ खड़े, जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये अंग्रेजों के दलाल इजराइल के साथ खड़े हैं। अंग्रेजों के दलाल इजराइल के साथ खड़े हैं और भारत के नागरिक फलस्तीन के साथ खड़े हैं। फलस्तीन, भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब फलस्तीन के साथ खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, नरेंद्र मोदी जी फलस्तीन के साथ खड़े हैं। आज आप जिनके साथ खड़े हैं, अरे आपको तो ये नहीं पता आप किसके साथ खड़े हैं। अरे आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। आपको मालूम है मैं किसके साथ खड़ा हूं? जो भारत सरकार का स्टैंड नहीं है, मालूम है किसके साथ खड़ा हूं मैं? आप शैतानों के साथ खड़े हैं। आप शैतान के साथ खड़े हैं। अरे आप क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। आप तो खुद शैतान आप नेतन्याहू के साथ खुद शैतान है भाई। आप एंटी नरेंद्र मोदी करते हैं, आप एंटी इंडियन गवर्नमेंट शैतान है। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। आप शैतान की जबान उस पर निकलेगी। मैं आगे बढ़ता हूं। निकलेगी आपकी। शादाब मैं आ रहा हूं। शैतानियत नहीं थी। शादाब मैं आ रहा हूं, कपिल जी आपके पास भी आ रहा हूं। थी जो आवाज के साथ अक्टूबर को किया। एक मिनट उसमें तो आप सैयद जवाब, कौम की बात है, रूहानी रिश्ते की बात है, मजहब की बात है, कुरान की बात है, ठीक है, लेकिन ये बातें फिलिस्तीन के लोगों के लिए क्यों नहीं समझ में आती? सारी मुस्लिम कंट्रीज ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हुए हैं, नहीं उन्हें कबूल है कि आ जाओ हमारे देश में रह लो, इस मुश्किल वक्त में मरो वहीं पर, हम यहीं से अपना एजेंडा सेट करेंगे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शरण? हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन अगर वॉरलाइक सिचुएशन है, आपके घर के बाहर कोई मरता रहेगा, आप अपने दरवाजे खोलेंगे कि नहीं कि आ जाओ? अगर कोई घर के अंदर घुस करके आ गया है और मर रहा है तो क्या करें? घर छोड़ करके भाग जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुनिए, जब से इजराइल को जानबूझ करके, फिर शब्द कर रहा हूं, जानबूझ करके वेस्ट ने और खास तौर पे अमेरिका ने 1948 के अंदर स्पेस दिया, तब से लेकर के आज तक, हमास तो 1987 में बना है साहब, उससे पहले इतिहास देखिए किस तरीके से जुल्म और जाति जो है इजराइल ने करी है। ये कौन सी, और मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना बड़ा यूनाइटेड नेशंस अपने आप को कहता है, मानवता की बड़ी बड़ी लेक्चर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बातें होती हैं, आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं गढ़ पाए, और जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती उसकी व्याख्या कहां से हो जाएगी? अगर आतंकवाद ये है, बताए ना, बात करें। भारत तो खुद आतंकवाद से ग्रसित है और इसकी हमने तमाम नजीरें देख रखी हैं, और मैं यहां पर कई लोगों की बात नहीं, आतंकवाद की परिभाषा नहीं है तो औरतों को मारना, हाँ, कपड़े उतार कर परेड करवा देना, बिल्कुल बच्चों को मार देना, ये सब आपके हिसाब से टेररिज्म नहीं होता है? नहीं तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं, तो फिर ये क्या हुआ था जो मणिपुर में हुआ था? अब मणिपुर पर क्यों आ रहे भाई? जब मणिपुर की वक्त थे हमने चर्चा की। सुनिए, नहीं जवाब भागिए नहीं भाई। अरे मैं नहीं भाग, नहीं एकदम मत भागिए, मणिपुर के पीछे जाकर मत छिपिए। नहीं छिपते नहीं है, वो तो जब वो वक्त था हमने उस पर भी चर्चा की। वो अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, छिपने का काम तो वो सरकार के लोग करते हैं, यहाँ पे सरकार के लोग तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, दूसरी ये रूहानी रिश्ते के आधार पर समर्थन ना, तब पीआईए भी कबूल है, तब हमास भी कबूल है। राकेश भाई आप तिलमिला क्यों जाते हैं? मैं नहीं तिलमिलाता हूं, मैं नहीं तिलमिला रहा हूं। अब लग तो यही रहा है आपको लगता होगा। सुनिए, देखिए क्या है मसला, अभी आज की डेट में ईरान चीख के कह रहा है कि मेरे ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है। यूरोप सोचिए, हमास कोई बहुत बड़ा संगठन इतना बड़ा नहीं हो गया, और इजराइल फोर्सेस उनसे लड़ने के लिए काफी है, 3.5 लाख की फोर्सेस हैं, और हमास संगठन कितना बड़ा है? मुश्किल से 15, 20, 25 हजार लोगों का ग्रुप जिनको आते हैं फाइट करना। अब आप बताइए, अमेरिका अपना जंगी बेड़ा लेकर के आ रहा है,
ब्रिटेन वहां पर आ रहा तो है। ईरान ने क्यों धमकी दी भाई कि मुस्लिम फोर्सेस खड़ी हैं, सुनिए दुनिया नहीं रोक पाएगी? सुनिए आप बताइए, पूरी नेटो फोर्सेस जो है चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो। ईरान कहता रहा है और ईरान आज भी वार्न कर रहा है कि जंग थोपी जा रही है। और यही रूस के दौर में भी इसने तीली लगाई थी। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, बार बार पुतिन यही कहते रहे जंग थोपी जा रही है। और सुनिए, आप अभी भी मेरे सवाल पर नहीं आ रहे भाई। आपके सवाल पे नहीं आ रहे मेरे सवाल पर। 2 मिनट के बाद भी आप मेरे सवाल पर नहीं आए। आपका सवाल ही अगर ऐसा होगा तो पूरी बात सवाल क्या ऐसे होगा? सुन लीजिए। और अभी जो यहां पर मसला है, मैं आपको साफ सीधा बता दूं, ये जो मसला फलस्तीन का खड़ा हुआ है, ये आज से नहीं, इससे पहले भी जंग हो चुकी है और इसी मुद्दे के ऊपर हो चुकी है। लेकिन आज की मौजूदा परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ओआईसी एक संगठन है और भारत भी कई जगह पे ओआईसी के साथ स्टैंड लेता है। तमाम नजीरे पेश हैं। मैं नहीं जा रहा हूं पर फैज खान, ये क्यों भाग रहे मेरे सवाल से? कोई सवाल से नहीं भाग रहा, मैं आपको मेन मुद्दे पे लेकर के आ रहा हूं। फैज खान ये धमकी देने की बजाय कि मुस्लिम फोर्सेस नहीं रुकेंगी, सच्चाई है ये। क्योंकि धमकी देना चाहते हैं कि इस्लामिक जिहाद फैलेगा पूरी दुनिया में। सुनिए नहीं रोक पाएंगे तमाम जगह इस तरीके के हमले। राकेश भाई सुनिए तो, अरे राकेश भाई सुनेंगे नहीं। आज भी जगह जगह अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं फलस्तीन के समर्थन में। पूरे यूरोप कंट्रीज में लोग सड़कों के ऊपर हैं। और आप इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहा है। इतना बड़ा नहीं हो रहा है। इजराइल के साथ इजराइल के लिए भी मार्च निकल रहा है। आप इजराइल के समर्थन में देख रहे हो तो नहीं, तो आप फिर चलाइए। अरे 2 मिनट दो ऐसे मार्च में कवर भी कर चुका हूं। सुनिए, तो उसकी चिंता आप मत करिए। रुकिए फैज खान को बोलने दीजिए। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोग 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। रुक जाइए, इजराइल के अंदर भी उनके खिलाफ जो है अरे रुकिए ऐसे वैशी दरिंदे ऐसे लोगों को क्या ये इस्लामिक, अरे रुकिए सैयद जवाद रुकिए, क्या ये इस्लामिक टेररिज्म की धमकी नहीं है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, कौम या रूहानी रिश्ते की इतनी चिंता है तो उनके लिए अपने घर के दरवाजे क्यों नहीं खोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक मुसलमान के तौर पर मैं कहना चाहूँगा और एज ए मुस्लिम मुझे आज बड़ा दुख हुआ इस बात का कि शादाब भाई ने और यहाँ जो मेरे भाई बैठे हुए इन्होंने कहा कि हमारा 2 रिश्ता है फ़िलिस्तीन से, एक इंसानियत और मानवता का और दूसरा इस्लाम का। इस्लाम को भाई आपने यहाँ पर नीचे दिखाया है। क्या इंसानियत, मानवता और इस्लाम ये अलग अलग चीज़ें हैं? यदि इस्लाम है तो वहाँ इंसानियत और मानवता होगी। तो मानवता को अलग करके और इस्लाम को अलग करके मेरा बहुत दिल दुखा। इस्लाम मानवता के लिए है, तमाम मखलूकों के लिए है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के लिए रहमत बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन उन्हें कहा जाता है, अल्लाह को रब्बिल आलमीन कहा जाता है। इस्लाम सबके कल्याण के लिए है। मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं उससे हम सब दुखी हैं और इसमें इस्लाम वर्सेस ऑल वर्ल्ड कर देना ये मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया ने बहुत देख लिया, पूंजीवाद, समाजवाद, गोरा काला, फासीवाद, लोकतंत्र। अब इस्लाम वर्सेस ऑल वर्ल्ड ऐसा मत कीजिए भाई। विश्व को विश्व युद्ध की तरफ मत थोपिए। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी देश के प्रधान को और किसी भी संप्रभु देश को आतंकवादी कहना गलत है। आप फिलिस्तीन को भी मत कहिए और इजराइल को भी मत कहिए। यदि आपके दिल में मुसलमानों के लिए इतना प्रेम है, सचमुच में है, कपिल साहब ने जैसा कहा, क्यों नहीं पाकिस्तान में जब शिया मस्जिदों पर धमाके होते हैं, अहमदियाओं पर अत्याचार होते हैं, चीन पर टोपी पहनने, दाढ़ी रखने, नमाज पढ़ने, रोजा रखने, अजान का अधिकार नहीं दिया जाता है, हम वहां पर आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन हम केवल और केवल हमास जैसे संगठन के लिए, जिसने एक आतंकवादी कार्रवाई की, उसी के लिए हमको पूरा इस्लाम, मोहब्बत, रूहानियत जाग जाती है। तो ये एक तरफा बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुसलमान है राकेश भाई, तो पूरे विश्व के हित में, पूरे इंसानियत के हित में, तमाम मखलूकों के हित में बोलना चाहिए। मेरे नहीं, और एक और आप ही लोगों के फायदे की बात है। शादाब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यही सवाल आपसे भी होगा। कपिल जी, ये मुस्लिम फोर्सेस नहीं रुकेंगी, कौम के आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप फिलिस्तीनियों के लिए लड़िए, लेकिन हमास को कवर फायर क्यों? क्या इससे इस्लामिक टेररिज्म की बात अगर कुछ नेता करते हैं, जो इमैनुअल मैक्रो ने कही, क्या इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत नहीं कर रहा ईरान? देखिए, इस हालात के अंदर जो रास्ता था वो रास्ता ये था कि जितने भी ये मुल्क हैं कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं
उनकी जो संवैधानिक कानूनी मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो आतंक का रास्ता हमास ने 7 अक्टूबर को अपनाया हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के फिर आप आगे चल के इसमें समझौता और वो कराने की बात करें। यूएन जो है आज डिफंक्ट हो चुकी है। यूएन से कबाड़ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर कोई नहीं है, वो पपेट है अमेरिका के हाथ में। और मैं मानता हूं कि अमेरिका जो है दुनिया में सत्यानाश कराता है। इस्लामिक आतंकवाद को जन्म किसने दिया? अमेरिका ने दिया, तालिबान बनवा करके उस समय रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका क्यों गारंटी देता है पाकिस्तान को? क्या अमेरिका को मालूम नहीं है कि दुनिया में जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनमें से एक पाकिस्तानी निकलता है? क्यों अमेरिका ये करता है? इस चीज को मुस्लिम कौम नहीं समझ सकती। अगर शांति की बात आप करते हैं, अरे भाई आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूं, दंगा कैसे हो जाएगा? लेकिन ये नहीं कोई करेगा। खाई को पाटने की बात नहीं करेंगे, हर कोई खाई को गहरा करने में लग जाएगा। कहां ले जाएगी ये? किस तरफ ले जाएगी ये पॉलिसी? राकेश भाई कभी दिमाग से सोचिए, मत खेलिए अमेरिका के हाथों में। मैं तो कह रहा हूं इस बात को कपिल सर, एक बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूं, यही अमेरिका ने, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस वक्त तालिबान के ऊपर चढ़ दौड़ा था, आ रहा हूं साहब, और उसके बाद 18 साल वहां से जूते खाने के बाद अमेरिका निकला, और जिसको नैरेटिव में 18 साल तालिबानी मानसिकता, ये आतंकवाद है, तमाम चीजें, आज वो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, उनके साथ पूरी सेंट्रल एशिया कंट्रीज डायलॉग कर रही हैं। वही हक्कानी जिसके ऊपर $5 मिलियन का CIA ने इनाम रखा था, आज वो वहां के जो है इख्तिदार के अंदर है, उनसे बात हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कौन कौन से लोग कर रहे हैं सर? ये नहीं करती है। नहीं सर, आज उनको कोई नहीं कह रहा कि वो आतंकी जो है। नहीं, क्यों नहीं कहते? आपकी परिभाषा के हिसाब से तो फिर दुनिया में किसी भी संगठन को आतंकी माना ही नहीं गया। अरे तो फिर यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है भाई, चलिए, तो फिर कोई आतंकी नहीं। अच्छा जल्दी से रुक जाइए, जवाब मिल जाइए। राकेश जी का सवाल फिर सादाब के पास। सबसे एक लाइन का एक सवाल चाहिए। आप सबने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नेहरू के जमाने से हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अवार्ड भी दिया और सब कुछ दिया। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, लेकिन जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच झगड़े की बात आई, जब भी कश्मीर की बात आई, तो पैलेस्टीन ने भारत के खिलाफ वोट क्यों डाला? सादाब, मुझे इसका जवाब कपिल जी का। हमारी इतनी सपोर्ट के बाद में फिलिस्तीन ने हमारे साथ क्या सलूक किया, इसका मुझे कोई जवाब दे। सादाब चौहान, देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। जो लोग मानवता के चैंपियन बन रहे हैं कि आतंक नहीं होना चाहिए, जब जब रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को इन्वेडर्स जो होते हैं वो टेररिस्ट बोल करके मारते हैं। ये इतिहास रहा है। हमने तो जलियांवाला बाग में अपने सादाब क्या बोल रहे हैं? को खोया है। जलियांवाला बाग से तुलना नहीं होगी। आप हमास को फिर से जलियांवाला बाग से आपकी हिम्मत कैसे हो गई? भगत सिंह से तुलना नहीं होगी। जलियांवाला बाग कांड की, खत्म जो हमला किया उसका तुलना कर रहे हैं। जलियांवाला बाग से तुलना नहीं हो सकती। क्यों भारत की खिलाफत की? करना है, मुझे इसका जवाब चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान से तुलना नहीं हो सकती। फिलिस्तीन भारत को अपोज करके क्यों पाकिस्तान का साथ देता है? यहां पता चलता है कि आप मजहब को ऊपर रखते हैं मानवता से। हमास की तुलना जलियांवाला बाग से नहीं हो सकती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान से नहीं हो सकती। हमारे क्रांतिकारियों से हमास की तुलना करना पाप है। आप कुत्तों की तरह मत बोलिए। ये देखिए, ये क्या बेशर्म इंसान, नेशनल टीवी में बोलने की तमीज नहीं। तो आपको दिक्कत हो गई। देखिए, चलिए, वक्त इतना ही है सादाब चौहान, लेकिन लानत है आपको। सादाब चौहान, आपको लानत है। लानत इसलिए कि आप जालियांवाला बाग कांड की तुलना हमास ने जो हमला किया उससे कर रहे हैं। आप हमास ने जो टेरर एक्टिविटी करी उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौम का रिश्ता है क्या? ये रूहानी रिश्ता इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सादाब सोचिएगा, रुकेंगे ब्रेक के लिए।